प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यहाँ तक, है ना, कि डेंसिटी क्या होता है, डेराइव यूनिट के बारे में। एंड अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग मेजरमेंट का बात करते हैं तो क्या होता है, उस मेजरमेंट में कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी देखो हम लोग लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि हम लोग सिर्फ एक बार ट्राई नहीं करते, कई बार उसको ट्राई करते हैं ताकि जिससे मेरा एक एक्यूरेट वैल्यू आए। मतलब हम लोग मान लो कि 4 से 5 बार हम लोग ट्राई करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, एंड इन चारों का जो है मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। उसी एवरेज वैल्यू को हम लोग फाइनल रिजल्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग को कुछ मिस्टेक होता है उसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी आ जाता है कभी कभी। तो वो अनसर्टेनिटी कितने टाइप्स का होता है, अनसर्टेनिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्यूरेसी और एक होता है प्रेसिजन, ठीक है। एक एक्यूरेसी एंड एक प्रेसिजन। अब एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्या होता है? Accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result, ठीक है। तो accuracy जो है एक जो true value होगा उससे बहुत slight difference होगा, ठीक है। एंड प्रेसिजन में क्या होता है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ करना। प्रेसिजन क्या क्या होता है? प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। तो जो सेम क्वांटिटी है, ठीक है, उसका क्लोज कोई नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा नंबर है, ये ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर 0.5, जब हम डेसिमल के बाद कोई नंबर लेते हैं तो 0.5 से अगर नीचे है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, ये सारे क्या हो गए, तो 5 ही कहलाएंगे वो, है ना, 5 ही कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये सारे के सारे प्रेसिजन है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी क्या होगा अब इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल 5.01, 5.001 या फिर 4.99, 4.98, अगर ऐसा कोई वैल्यू आ जाता है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेट। मतलब कि जो मेरा ट्रू वैल्यू है उसके बहुत नजदीक होना चाहिए, मतलब पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे देखते हैं कि अगर हम प्रेसिजन और एक्यूरेसी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो प्रेसिजन क्या हो गया, प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है, जैसे उसके क्लोज आएगा, क्लोज वैल्यू आना चाहिए। एंड एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि कोई क्लास में 4 लड़के हैं जो कि वो लोग टेस्ट कर रहे हैं किसी, और जो मेरा आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 3। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा एक्यूरेसी एंड कौन सा प्रेसिजन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट है रमेश। रमेश जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसका आंसर आया 2.80, ठीक है, एंड राउंड 2 जब वो किया तो उसका आंसर आया 3, ठीक है। तो 2.80 में क्या ये दोनों के दोनों में से कोई भी मेरा एक्यूरेसी या प्रेसिजन दिख रहा है? क्योंकि हम लोग को जो है मीन वैल्यू देखना है। तो देखो मीन वैल्यू क्या आया, 2.9। वो किसके वजह से आया, वो इसके वजह से आया क्योंकि वो बाद में उसका पूरा फिक्स ट्रू वैल्यू सेम आया। लेकिन जब वो राउंड 1 में किया तो उसका वैल्यू आया था 2.80। तो हम लोग को जब मीन वैल्यू देखना है तो इसका मतलब ये जो है ना तो ये एक्यूरेसी में कहलाएगा और ना ही प्रेसिजन में कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ना ही एक्यूरेसी प्रेसिजन है और ना ही वो एक्यूरेसी है। सुरेश का देखते हैं। सुरेश क्या है, सुरेश जब फर्स्ट राउंड में किया तो उसका 2.91 आया, और देन सेकंड राउंड में जब किया वो तो 2.90 आया। तो देखो ये क्या दिख रहा है,
ये मेरा ट्रू वैल्यू के आस पास है ना, मतलब क्लोजनेस है इसमें। तो ये क्या है, ये प्रेसिजन है बट एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है। रोहित जब किया तो रोहित का क्या आया, देखो 3.01 एंड 2.9, मतलब हम लोग जब राउंड फर्स्ट राउंड में टेस्ट करें या सेकेंड राउंड करें या थर्ड राउंड करें, तीनों में एक जैसा ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका पहले भी 3.01 था, देन बाद में 2.99 था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रेसिजन और एक्यूरेसी, ये दोनों होंगे। ठीक है ना। देन राकेश क्या किया, राकेश जब फर्स्ट राउंड में किया ट्राई तो 2.90 आया, देन उसके बाद उसका 3.10 आया। ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में मिल करके इसको स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, है ना। इसका मीन आया 3, तो ये क्या है, ये प्रेसिजन नहीं है। ठीक है, ये प्रेसिजन नहीं है बट ये एक्यूरेसी है। ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स को मेजर करने का बात करते हैं, है ना, तो मॉलिक्यूल्स हो गया या कोई भी थिंग्स है, तो उसको जब हम मेजर करते हैं तो क्या होता है, उसको जब हम मेजर करते हैं तो जो मेरे पास जो भी सामान है वो बहुत टाइप्स के होते हैं, है ना। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए एक प्रीफिक्स एंड सफिक्स बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स है, कुछ प्रीफिक्स का एग्जांपल्स है, जैसे कि किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ तक हम लोग सबको पता होता है ना। देन हम लोग कुछ आगे तक करेंगे, जैसे कि माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है। तो 10 to the power 6 होता है माइक्रो, नैनो 10 to the power 9, पिको 10 to the power 12 -12 सॉरी, 10 to the power -6, 10 to the power -9 एंड 10 to the power -12, एंड देन फेम्टो 10 to the power -15। ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ये मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या, तुमको फेम्टो तक याद करने पे चलेगा, चल जाएगा, काफी है, इसके आगे नहीं उतना आता है। ठीक है। नीचे में क्या करेंगे, 10 to the power 6 मेगा, 10 to the power 9 गीगा, 10 to the power 12 टेरा, एंड 10 to the power 15 पेटा। ठीक है। यहाँ तक हम लोग को यहाँ तक लर्न करना है। इन सबके सिंबल्स भी देखो, जब हम लोग पॉजिटिव में है तो सारे के सिंबल्स क्या है, कैपिटल में है, एंड जब नेगेटिव में है तो सारे के सिंबल छोटे स्मॉल लेटर में है। ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, सॉरी, वो इसमें बहुत साथ है, क्या हो गया, फिर से अटक गया। देखो, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो बहुत बहुत छोटा होता है ना। यहाँ पर देखो 6, 0, 2, 0, 0, 0, 0 कितना तक है पता नहीं, तो यहाँ पर जो ये जीरोस है, देखो यहाँ पे जो जीरोस है, ये कितने हैं यहाँ पे, ये जीरोस जो है यहाँ पे ये 21 है। नहीं, यहाँ पे जीरोस है वो 20 जीरोस है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0 0,
ठीक है। अब ये याद रखना है, जब भी मेरा डेसिमल जो होगा वो अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो वहां पे मेरा पावर जो होता है वो पॉजिटिव होगा एंड वो पावर बढ़ेगा, एंड अगर राइट साइड में जाएगा तो पावर डिक्रीज होगा। तो जब भी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा भी कोई भी नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग लिखते कैसे? इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखो, ये साइंटिफिक नोटेशन है n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। ठीक है। n क्या है? n जो है वो 1 से 10 तक वैरी कर सकता है। कोई भी डिजिट जो 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब वो जो n होगा वो वन डिजिट, वो सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। एंड स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इज द एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इसको करेंगे 602, ठीक है, 22 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है। ठीक है। 20। चलो ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पर 4 डिजिट का 4 डिजिट नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 1 2 3, देखो लेफ्ट साइड में हम लोग गए, यहाँ पे +3 कर देंगे, तो 10 टू द पावर 6.0, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये क्या था? टू हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल्स का 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास था। ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वन हाइड्रोजन एटम का मास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये जो इतने सारे जीरोस लिखे हुए हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर, कितना होगा ये? देखो किस किस साइड जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो हो जाएगा -19। ये किसका होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उसके वजह से हम लोग क्या करेंगे? वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल या ग्राम। ठीक है। ये क्या होता है? ये मास होता है। ओफो, हो गया। थैंक गॉड। सॉरी यार, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा फोन हैंग कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब जैसे हम लोग अभी अनसर्टेनिटी के बात किए, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन के बारे में देखें, उसके बाद क्या देखें? प्रीफिक्स के बारे में देखें, देन उसके बाद हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखें, है ना? तो अब जब साइंटिफिक नोटेशन का बात आ जाता है या फिर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, जब हम उसमें डेसिमल के बारे में देखते हैं, तो उसमें हम लोग को अब ये पहचानना पड़ेगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? Significant figure are meaning digits, ठीक है, which are known with certainty। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है? जो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जो मीनिंगफुल डिजिट्स होता है, ठीक है, तो जो जिसको हम लोग सर्टेनिटी के रूप में लेते हैं, जो सर्टेन है, ठीक है, जो अनसर्टेन नहीं है, मतलब कि डेसिमल के बाद अगर जीरो रहेगा, हम लोग उसमें कुछ रूल्स चलो देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट रूल है, सबसे पहले, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3267, ठीक है,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। zeros preceding to first नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो तुम्हारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहला नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जितने पहले जितने भी जीरोस होंगे वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो चाहे वो डेसिमल से पहले हो चाहे वो डेसिमल के बाद हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.002 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली 2, मतलब वन सिग्निफिकेंट फिगर है। देन 0.0026, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन सा है 26, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट रूल, zeros बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो वैल्यूज होते हैं या फिर जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर 2.0006 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, देन उसके बाद zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट के पहले होंगे या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में होंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, मतलब सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बाद होंगे अगर, एंड वो डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 260.50, 2.600, 0.600, तो 260.50 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.600 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.600 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब अगर कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसमें कितना जितना भी जीरोस होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मॉल से कोई सामान लेने गए, ठीक है, तो उसका प्राइस जो है अलग अलग, बहुत सारे हम लोग सामान लिए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो किसी का प्राइस जो है, किसी का 400 था, किसी का 20 रुपीज था एंड किसी का क्या हुआ 15.5 था। ठीक है, 50। तो अब हम इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, इनके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जीरो लगाते हैं, है ना, ऑटोमेटिक जीरो लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो मेरा डेसिमल के बाद का जितना भी डिजिट्स है ये मेरा कैलकुलेट हो जाए, है ना। तो अब क्या ये क्या 40,000 बन गया, क्या ये 2,000 बन गया, क्या ये 1550 बन गया, नहीं, है ना। डेसिमल के बाद जो भी जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग डेसिमल के बाद जितना मन चाहे जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी हम लोग ऊपर ने हम लोगों ने रूल देखा कि जितना भी जीरोस जो होगा वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद है या फिर नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो ये सारे के सारे जीरोस तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन हम डेसिमल के बाद जब भी हम जीरो लगा रहे हैं तो वो कितना भी लगा सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई फिक्स डिजिट हो या फिर जो फिक्स इनफाइनाइट ये सॉरी फिक्स डिजिट हो, फिक्स एग्जैक्ट नंबर हो, तो इसमें हम लोग जब भी पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो वो होगा इनफाइनाइट, ना तो वन ना टू, इनफाइनाइट, डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब मेक श्योर कि आप लोग जो है इसको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड ये सब का क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर को ऑपरेशन रूल देखेंगे। इसमें क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of the decimal point than either of the original numbers। ठीक है, तो जो डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उसमें क्या होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा जो ओरिजिनल डिजिट है या फिर जो स्मॉल डिजिट जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा हमको सिग्निफिकेंट फिगर उसी में रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 0.324 है एंड यहाँ पे 1.4 है, मेरा आंसर क्या आया 1.724। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ये 1.724 नहीं होगा, हमको यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट देखना है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट देखना है, यहाँ पे 1.5 नहीं 1.7 होगा।
तो स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है? 1.4 है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, है ना? तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा। ठीक है। देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। In these operations, the result must be reported with no more significant figure as are there in the measurement with few significant figure। ठीक है। तो इसमें जो ये डिजिट है, तो इसमें भी सेम होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसी को सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.324, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरा कैलकुलेट करने के बाद 0.4536 आया, तो अब मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना में होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे डिजिट्स नहीं देखेंगे कि 1.4 तो 2 डिजिट है, मेरा आंसर तो 2 डिजिट में आना चाहिए, नहीं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखना है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरा भी आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया ना? ओफो। ये सब क्या हो गया यार? हाँ। अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेट करते हैं, तो अब मुझे आना चाहिए कि कन्वर्शन कैसे होगा। कन्वर्शन में भी मुझे ध्यान देना है। कन्वर्शन मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना होगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मीटर है, तो हम लोग अगर किसी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगर मान लो कि कुछ डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, हम लोग उसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं। बट जैसे ही कुछ अगर 1 किलोमीटर या इससे ज़्यादा कुछ हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो उन लोग उसको कहते हैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्शन होता है। तो कुछ कन्वर्शन होगा, कन्वर्शन के वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। कन्वर्शन क्या होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं, फॉर कुछ एग्जांपल देखते हैं। 3 इंच को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 2 डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 3 इंच क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। देन 3 इंच क्या होगा? 2.54, ये 1 इंच जो है नीचे चला जाएगा, 2.54 बाई 1 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा डिवाइड होगा, कौन सा मल्टीप्लाई होगा, कैसे समझ में आएगा कि कब मल्टीप्लाई हो रहा है, कब डिवाइड हो रहा है? तो देखो, जब भी हमें जो भी यूनिट फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके जो अपोजिट में यूनिट है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब मेरा सही आ रहा है। देखो, अगर हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना था? सेंटीमीटर फाइंड करना था, लेकिन अगर इसकी जगह पे अगर हम लोग को इंच में कैलकुलेट करना होता, तो क्या करते कि इस 1 इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। हम लोग को करना क्या रहता है? देखो यहाँ पे क्या है, ये 2.54 क्या है? ये सेंटीमीटर में है ना? ये 2.54 जो है ये सेंटीमीटर में है। देन हम यहाँ पे क्या किए, ये 3 इंच एंड ये 1 इंच जो है, ये 3 इंच एंड ये 1 इंच कैंसल आउट हो गया। क्या बचा? सेंटीमीटर बचा। तो मेरा अगर हमको उल्टा करना होता, इंच में कैलकुलेट करना होता, इंच फाइंड करना होता, तो हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर को कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंच फाइंड करने के लिए। एंड यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या किया, इंच को कैंसिल आउट करने की कोशिश की है। तो मेरा फाइनल आंसर आया 7.62 सेंटीमीटर। ठीक है।
देन अगर हम फाइंड करना है 2 days को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग को सेकेंड तक जाना पड़ेगा, डेज को सेकेंड तक लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 into 60 सेकेंड। तो 24 आवर्स कितना होगा, जब 1 hour 60 into 60 सेकेंड हो रहा है तो 24 आवर्स कितना होगा। तो 24 आवर्स में क्या करेंगे, इस आवर्स 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 को कैंसिल आउट करना है ताकि वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आवर्स को कैंसिल कर देंगे, तो 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो 60 into 60 into 24 हो गया 1 डे का। अब 2 डे का फाइंड करना था, 2 डे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या था, ये 1 डे का निकला था तो 1 डे यहाँ पे नीचे चला गया, तो 2 डे को हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तो ये डे डे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60 into 60 into 24 into 2, ठीक है। इसका कुछ आंसर आएगा 7200, 2000 ऐसे ही कुछ आंसर आएगा इसका, देख लेना। देन उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्या है, रिएक्शन हम लोग देख लिए कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, अनसर्टेनिटी, इसके बारे में देख लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, ठीक है। इसे कुछ लॉज होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं देखेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लुसाक लॉ, एंड एक है बैक पेज में होगा एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग से देखते जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये सब हम लोग को पता ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मैटर जो होता है ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है ना, वो घूमता रहता है। तो वो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। क्या होता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा गिवन कंपाउंड है, ठीक है, गिवन कंपाउंड है तो उसका जो है कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। हमेशा कंपोजिशन फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, ठीक है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है ना। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसमें रेशियो क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है ना। तो इसमें भी रेशियो 6:12:6 हो गया। तो अगर ग्लूकोज अगर कोई मैनमेड हो या फिर ग्लूकोज जो नेचुरल हो तो हमेशा यही सेम कंपोजिशन होगा। मतलब कि कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा सेम होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, कभी प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। देन उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। मतलब क्या, कि अगर एक एलिमेंट जो है किसी फिक्स कंपाउंड के साथ, ठीक है, रिएक्शन करे या किसी फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करे तो जो होल का रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 किस H2O, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को हाफ कर दे तो क्या मिलेगा हम लोग को, H2O, ठीक है। इसमें कैसे कैसे कंपोजिशन है, H2 कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। जो मेरा ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, O2 है, तो O2 में क्या हो जाएगा 16 into 2 32। आई होप कि तुम लोग को आता होगा ये मास निकालना, ठीक है।
तो हम लोग एटॉमिक मास तुम लोग को याद करना है, ठीक है, कम से कम 30 तक याद करना है, ठीक है ना। तो H2O क्या हो जाएगा, H2O का मास होता है 18 ग्राम, फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस 16, दोनों को 16 प्लस 2 प्लस करेंगे, क्या आया 18, ठीक है। 18 ग्राम होगा H2O का मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसको कहते हैं। अब अगर हम कोई कंपोजिशन ऐसा ले ले H2 प्लस O2 गैस H2O2, ठीक है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका भी कंपोजिशन क्या क्या होगा, मास 2 ग्राम। अब देखो यहाँ पर तो O2 हो गया ना, यहाँ O2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 2 34 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग दोनों में क्या कि H2 को तो फिक्स रखे, एक एलिमेंट को फिक्स रखे और ऑक्सीजन को चेंज करते गए, पहले हाफ देन O2, देन ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, ऑक्सीजन का रेशियो था 16:32, है ना। तो इसका जो कंपोजिशन क्या हुआ 1:2 का निकला, है ना, 1:2 का निकला। तो मतलब जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड ले, ठीक है, मतलब कुछ भी ले, कैसे भी करके रिएक्ट करे, अगर एक मास मास फिक्स है तो मेरा जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा का हमेशा फिक्स ही होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट दे दे, लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2, वो 1:2 ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ये क्या होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखेंगे गे लुसाक लॉ ऑफ gaseous वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure, ठीक है। जब गैस जो है कंबाइन होगा या प्रोड्यूस करेगा इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो जितने भी गैसेस होंगे ये क्या होंगे, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, मतलब उसमें क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम कोई भी टेम्परेचर ले लें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी रेशियो होता है, हाइड्रोजन जो है वो 100 ml होगा एंड ऑक्सीजन 50 ml होगा। कैसे होगा, हम लोग देखें ना, हाइड्रोजन जो है डबल होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वाटर जो बनता है वो 100 ml बनेगा। अब प्रेशर या टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, जो रेशियो होगा ये देखो 2:1 का रेशियो है, ये 2:1 का ही रेशियो बनेगा हमेशा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी प्रेशर हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे क्या था कि जो गे लुसाक लॉ था, गे लुसाक जो साइंटिस्ट थे वो सेम चीज जो बताया वो एवोगैड्रो भी उसी को सेम बताया, बट वो क्या था कि वो प्रूफ कर कर दिखाया था। तो एवोगैड्रो क्या बोले, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं एक चीज कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ये साथ में है, ठीक है, ये सटा हुआ है। अब एक दूसरे कंटेनर में क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। अब हम लोग को एक चीज देखना है, अगर तुम लोग को वैलेंसी वगैरह याद हो अच्छे से, ठीक है, तो वैलेंसी सबका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2 एंड हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, ये क्या है, इसका भी 1 है एंड इसका भी 1 है, ठीक है, मतलब दोनों का मिला करके वैलेंसी कितना हुआ, 2 हुआ।
यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है ये क्या है, एक का 2 है एंड दूसरे का 2 है। तो एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन लेगा, एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन लेगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेंगे साथ में। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन अकेला लेगा। ठीक है ना, ये देखो ये जो दोनों के दोनों है ये दोनों जाकर के एक हाइड्रोजन से जाकर जुड़ जाएंगे। देन उसके बाद उसको एक और मॉलिक्यूल के लिए ये दोनों हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो बनेगा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो बनाकर दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सॉरी, यहाँ है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। सॉरी हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट दोनों जो साइज होगा ना, दोनों का साइज, वो दोनों का साइज जो है वो सेम होगा। ठीक है, मैं तीन तीन बना रही हूँ बस। ठीक है, तीन तीन बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये है, इसको अब हटा देते हैं। ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये भी जो है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एंड ये जो है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा तुमको हाइड्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सिर्फ एक, सिर्फ ये वाला एक, ये जाकर के दोनों हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, देन ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाला, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इस कंटेनर से दोनों को ले लेगा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को ले लेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है एंड दो हाइड्रोजन मिलकर के एक ही ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेशियो कैसा बन रहा है, ये रेशियो यहाँ से ये, अगर मान लो कि ये जो है यहाँ पर 3 ml है, यहाँ 3 ml है ना, ये 3 है, देन यहाँ ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरा 6 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास टोटल यहाँ पर 9 है। तो 3 3 मॉलिक्यूल्स है, दोनों का 3 3 है, तो यहाँ पे देखो मेरा रेशियो कितने का बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन जा रहा है ना, वो 2 यहाँ पे देखो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर भी 6 है, एंड यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी ये भी 6 है। सेम मॉलिक्यूल्स लिए हम लोग, है ना, मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अब मैं यहाँ पे ना प्रोडक्ट बना रही हूँ। देखिए हम लोग तीनों को जब जोड़ दिए तो यहाँ पे ये देखो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेगा। पायल समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है,
ये जो दोनों है ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, इस कंटेनर में भी 6 है, एंड ऑक्सीजन भी 6 है। मैंने सेम सेम कंपोजिशन लिया है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों का मिला करके सिर्फ एक कंटेनर का ऑक्सीजन से वो कंबाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा 12 है, यहाँ लिखती हूँ, ये 12 है एंड ये 6 है, मतलब ये दोनों को मिलाकर 12 बन गया और ये 6 बन गया। ये रेशियो कितने का बना, 12 और 6 का। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 और ये 1। तो मेरा जो फाइनल कंपोजिशन बने क्या बना, वो 2:1 बना। तो मतलब कि ये एवोगैड्रो दिखाए थे। गे लुसेक जो है इसको डायग्राम के थ्रू प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन एवोगैड्रो जो है वो डायग्राम के थ्रू प्रूफ कर दिए थे। बट जब तक वो जिंदा थे कोई उनका बात माना ही नहीं। सारे लोग यही सोचते थे कि जो डाल्टन थे ना, डाल्टन यही सोचते थे कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आपस में कंबाइन हो ही नहीं सकता, आपस में वो जुड़ ही नहीं सकता, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके इसलिए इसके बाद पे इनके बात को ठुकरा दिया गया था। लेकिन बाद में जब ये मर गए, जब इनका डेथ हो गया, तब सारे लोग इनका बात मान लिए कि हाँ सही में ऐसा होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बोले, डाल्टन क्या बोले कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एंड कंपाउंड तो बनाता है, लेकिन सेम एटम मिल करके ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो एवोगैड्रो लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी रेशियो हो, कोई भी रेशियो हो वो सेम रहेगा। चलो अब बस लास्ट टॉपिक आज का क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन क्या क्या बोले थे हम लोग देखते हैं फटक से। क्या क्या बोले थे, मैटर जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, जो कि ऐसा तो है नहीं। मैटर क्या है, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर एटम्स लिख सकते हैं। तो एटम्स जो होता है वो इंडिविजिबल, सॉरी मैटर जो है, मैटर इंडिविजिबल एटम है, मतलब कि मैटर को हम लोग तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल है, इनडिवाइडेबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर all atoms, all the atoms of a given element have identical properties including identical mass, atoms of different element differ in mass, ठीक है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट क्या है, अगर उसका आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है तो वो सेम मास उसका होता है, उसका सेम मास होगा। और एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे। ये भी गलत प्रूफ कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे गलत प्रूफ कर दिया गया है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड जो है बनेगा जब डिफरेंट एलिमेंट के फिक्स रेशियो में एलिमेंट कंबाइन करेगा, बट ऐसा तो है नहीं, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल अभी देखे ना H2O का, जो H2 है वो ऑक्सीजन को वो क्या हो रहा है, डबल भी ले सकते हैं या हाफ भी लेकर के उसको कंबाइन कर सकते हैं। मतलब हम ऑक्सीजन को चाहे हाफ ले या डबल ले, मेरा रेशियो एक ही आएगा, सेम कंपोजिशन होगा, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एटम को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर से नए तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है।
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ, क्या मैटर इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजिबल। मैटर या फिर हम इसकी जगह पे एटम कह सकते हैं, एटम जो है वो अब जो है इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया, देखो इसको तोड़ा जा सका किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में एटम्स को हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, एटम जो है सेम एलिमेंट का होता है वो हर तरीके से सिमिलर नहीं हो सकता। कैसे, जब हम लोग आइसोटोप्स देखते हैं उसका, जब हम लोग उसका आइसोटोप देखते हैं, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। एंड एटॉमिक मास डिफरेंट, तो कार्बन का कितना होता है, C12 C13 एंड C14। ठीक है, देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट, जैसे कि आइसोबार होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कभी कभी सेम हो सकता है। कैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का, अगर अगर हम कार्बन का आइसोटोप्स ले, उसका कितना होता है, कार्बन अगर 14 ले तो नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14 होता है ना, 7 का डबल 14। लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी सिमिलर, ठीक है, इन कुछ रिस्पेक्ट में। कुछ सारे प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ तो हो सकते हैं ना। डाल्टन को तो ये कैंसिल आउट कर रहा है ना डाल्टन की थ्योरी को। देन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन रेशियो इन विच एटम्स यूनाइट मे बी फिक्स्ड इंटीजर वैल्यूज बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज। ठीक है, जो रेशियो होता है एटम जब कंबाइन करते हैं, इसका यूनिट यूनिट जो होते हैं वो कंबाइन जब करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वो मे बी फिक्स इंटीजर हो सकता है, लेकिन हमेशा सिंपल होना जरूरी नहीं है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने देख लिया है ना। फिर एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है, एटम जो है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में भी कंबाइन हो सकते हैं। जब हम लोग ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अभी याद रखना, एटम्स एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एटम में भी कम ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। जो एटम का मास होता है वो एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। समझ में आया यहाँ तक?